नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ, क्या इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक सपोर्ट है इंडियन आर्मी की? ये टॉपिक हाल ही में काफ़ी डिस्कस किया गया और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि आज के समय इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का इशू क्या है, यहाँ पर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के बीच में इश्यूज क्या आ रहे हैं, यहाँ पर हाल ही में ऐसा क्यों हुआ कि सीडीएस ने यह कहा कि एयरफोर्स तो बस एक सपोर्ट आर्म होती है, आईएएफ के चीफ ने कहा कि नहीं, इंडियन एयरफोर्स का रोल काफी बड़ा होता है जंग में। ये जो मतभेद है ये ओपनली सामने क्यों आ रहे हैं? एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स डे हम हर साल किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जो ये पूरा टॉपिक है इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में आपको समझने के लिए जानना होगा कि इस वक्त देश में चल रहे हैं मिलिट्री रिफॉर्म। जैसे हम बात करते हैं ना, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, मिलिट्री को भी रिफॉर्म चाहिए थे। नीड ये थी कि हमारी मिलिट्री जो काफ़ी हद तक बिखरी हुई है, जी हाँ, बहुत सारे कमांड्स हैं, एयरफोर्स अलग काम कर रही है कई जगह, वहीं पर नेवी काम कर रही है, काफ़ी बार सेम जगह हम डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं। एयरफोर्स के भी यहाँ पर विमान तैनात हैं, नेवी के भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो ये सब चेंज करने के लिए, पूरे देश की मिलिट्री को सेंट्रलाइज करने के लिए हमने शुरू किए मिलिट्री रिफॉर्म्स। और मैं आपको ये बता दूं, ये नरेंद्र मोदी जी का जो ये स्टेप है ये हिस्टोरिक है इंडिया की हिस्ट्री में। इससे पहले कभी भी ये नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। पहले तो ये जान लो कि 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में ये कहा कि देश को मिलेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उसके बाद हमने दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन देखी। आज के समय हमारे देश के सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत साहब। इनका टेन्योर है 3 साल का या फिर 65 की एज, जो भी पहले आता है। और जो इनका 3 साल का यहाँ पर टेन्योर है उसमें इनका सबसे बड़ा काम यह है कि भारत में जो 17 सिंगल सर्विस कमांड है इनको जोड़ो, इनको इंटीग्रेट करो और मिलिट्री थिएटर बनाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और इसी चक्कर में आज के समय आईएएफ के जो चीफ हैं वो भी नाराज हैं, और यहाँ पर सीडीएस साहब कोशिश कर रहे हैं कि तीनों जो यहाँ पर डिविजन्स हैं मिलिट्री के, जो तीनों हमारी विंग्स हैं, ये इकट्ठा आए और मिलिट्री थिएटर कमांड्स हमारी बननी स्टार्ट हो। अच्छा, जब मैं कहता हूँ मिलिट्री बिखरी हुई है, बहुत सारे हमारे अलग यहाँ पर कमांड्स है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये है आपके सामने इंडिया का मैप, और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इंडिया की 17 सिंगल सर्विस कमांड कौन सी है। टोटल भारत में जो कमांड है ये है 19। इनमें से एक है ट्राई सर्विस कमांड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, फिर एक है यहाँ पर न्यूक्लियर आर्म्स की कमांड, वो अलग चीज़ है। मगर ओवरऑल ये जो आपको दिख रही है ये है यहाँ पे हमारी 17 कमांड। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ नॉर्थ ईस्ट का या फिर इंडिया के ईस्टर्न रीजन का। कल को मान लो चाइना अटैक करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम वगैरह में बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट किससे मांगी जाएगी? कौन रिपोर्ट करेगा कि हम यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एयरफोर्स की तरफ से रिपोर्ट आएगी शिलोंग से। शिलोंग कहाँ पे है? शिलोंग है मेघालय में। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड है। इंडियन एयरफोर्स के जो भी ऑपरेशन है ईस्टर्न साइड में, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये संभाले जाते हैं ईस्टर्न कमांड से। अच्छा, आर्मी से पूछना है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, कितनी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, चाइना से क्या लड़ाई हुई यहाँ पे हमारी, तो इसका यहाँ पे रिपोर्ट आएगी कलकत्ता से। क्योंकि जो आर्मी की ईस्टर्न कमांड है ये आपको मिलेगी यहाँ पर कोलकाता में। नेवी की तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता है यहाँ पे कोई ओशन, कोई बड़ी वाटर बॉडी है नहीं, तो यहाँ पर हमको नेवी की आवश्यकता नहीं है। मगर मान लो कल को यहाँ पे हम पे अटैक होता है इस रीजन के आसपास, साउथ में मान लो कि सोमालिया ने अटैक कर दिया या फिर श्रीलंका ने कोई बड़ा अटैक कर दिया यहाँ पर कौन सा कमांड जिम्मेदार होगा? देखो, सदर्न नेवल कमांड तो आपको मिलेगी कोची में, और एयरफोर्स की यहाँ पर कमांड है त्रिवेंद्रपुरम में। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी कमांड्स बिखरी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें देखो काफ़ी बार नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे हो गया? अब मान लो ये जो एरिया ना, यहाँ पे नेवी की भी सदर्न कमांड है, एयरफोर्स की भी सदर्न कमांड है। यहाँ पे अगर मान लो कि टोटल हमको फाइटर जेट चाहिए, रफली एक आपको ऐसी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 50-60 काफ़ी है। 50-60 के आसपास हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी है। अब यहाँ पे काफ़ी बार क्या होता है कि नेवी के भी खुद की एयरक्राफ्ट हैं, वो भी यहाँ पर डिप्लॉय करके रखते हैं, एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट हैं, वो भी डिप्लॉय करके रखते हैं। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसकी वजह से काफ़ी बार हमारे रिसोर्सेज सेम जगह पे डबल खर्च हो रहे होते हैं। उसके अलावा देखो, सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिपोर्ट्स मांगना और प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना।
अब अचानक से कल को हम चाहते हैं कि ईस्टर्न कमांड में और सपोर्ट आए, तो सेंट्रल कमांड को बोलेंगे यहाँ पे और सोल्जर्स भेजो, बाकी कमांड्स को बोलेंगे। एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड थिएटर नहीं है जहां पर हम ऑल टुगेदर एक रीजन को संभालें। दुनिया भर में आज के समय क्या हो रहा है, ज़्यादातर कंट्रीज क्या कर रही है, इवन चाइना ने क्या कर रखा है, थिएटर कमांड बना रखे हैं रीजन के हिसाब से, कि इंडिया की साइड का जो पूरा एरिया है वहां पर बना दिया एक थिएटर कमांड। वहां पे एक कमांडर के अंडर ये तीनों काम करेंगी। जहां पे नेवी की आवश्यकता नहीं है वो नहीं काम करेगी, मगर आर्मी और एयरफोर्स मिलकर काम करेंगी। और यहां पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से चाइना ने बना रखे हैं थिएटर कमांड। ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बॉर्डर संभालता है इंडिया की, उसके अलावा कई सेंट्रल एशियाई देश की, मंगोलिया की, भूटान, नेपाल की। और यहाँ पे जो मेन इनके जनरल हैं ये हैं ज़ैंग ज़ाओडोंग। इनके बारे में काफ़ी बार आपने सुना होगा। जब भी बात होती है कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ खत्म होगा, सीधा लोग देखते हैं कि ज़ैंग ज़ाओडोंग क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर चाइना की जो एयरफोर्स है, जो इनकी आर्मी है, दोनों को संभाल रहा है ज़ैंग ज़ाओडोंग, इवन दो ये खुद आर्मी से हैं। तो इंडिया में भी हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजन के हिसाब से एयरफोर्स आर्मी को जोड़ दें। और पॉसिबिलिटी है कि कुछ हमारी जो यूनिफाइड थिएटर कमांड है, जिसको आप यूनिफाइड मिलिट्री कमांड भी आप कह सकते हैं, ये तैयार हो जाएगी अभी इंडिपेंडेंस डे में, मतलब कि 15 अगस्त जो 2021 का है। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे पीएम मोदी कुछ खुशखबरी सुनाए और बोले कि जो इंटीग्रेशन करनी है फोर्सेस की, ये फाइनली हम कर रहे हैं यहाँ पर। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अब जाके 2021 में ये सब क्यों कर रहे हैं, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, पहले कर लेते। देखो, इसके पीछे कड़वा सत्य यहाँ पर ये है, हमें बहुत ही लंबे समय से डर ये था कि अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनकी इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट कर दी, इनके जो थिएटर कमांड है ये बनाने स्टार्ट कर दिए, तो कल को भारत में तख्ता पलट हो सकता है। कल को अगर मान लो कोई ऐसा आर्मी चीफ आ गया, क्योंकि देखो जो भी यहाँ पर थिएटर कमांड बनेंगे वहाँ पे डोमिनेंस किसकी होगी, आर्मी की होगी। क्योंकि अभी जो बात हम कर रहे हैं कि 4 नए थिएटर कमांड बनेंगे, उसमें से 2 तो होंगे आर्मी हैवी और बाकी 1 होगा एयरफोर्स हैवी और फिर आखिरी वाला होगा नेवी हैवी। तो आर्मी की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ेगी। तो हमेशा ये डर ये था कि इंडिया में पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, म्यांमार की तरह, आसपास की कई कंट्रीज की तरह तख्ता पलट ना हो जाए। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हैं वातावरण का कुछ प्रभाव पड़ता है। भगवान का मैं कहूँगा खास आशीर्वाद है हमारे देश पर कि कभी हमारे देश में तख्ता पलट नहीं हुआ। हाँ, एक बार इमरजेंसी लगी थी, वो और केस था, सिविलियन गवर्नमेंट ने किया था, मगर जो हमारी मिलिट्री है उसने कभी सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर पावर हाथ में नहीं ले ली। तो पहले कुछ हद तक डर था, मगर अभी जो गवर्नमेंट है ये दिखा रही है कंप्लीट फेथ इन द मिलिट्री सर्विस। ये यहाँ पर कह रही है कि बिल्कुल अब टाइम आ चुका है थिएटर कमांड बनाने का। चाइना ने बना रखे हैं, यूएसए के पास ऑलरेडी है, रशिया के भी थिएटर कमांड है। तो इंटीग्रेशन करनी होगी फोर्सेस की, तभी इन द फ्यूचर हम प्रॉपरली वॉर लड़ पाएंगे। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि जो थिएटर कमांड बनेंगे ये बेसिकली ज्योग्राफी के हिसाब से होंगे और नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और इससे कल को कोई भी अटैक होता है तो उससे अच्छे से निपट पाएंगे। मगर फिर एयरफोर्स के चीफ को यहाँ पे इशू क्या है, वो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि नहीं अभी और बातचीत करनी होगी, अभी हम तैयार नहीं है थिएटराइजेशन के लिए। देखो, यहाँ पर आईएएफ का जो विरोध है 2 इश्यूज को लेकर बताया जा रहा है। एक तो बड़ा बेसिक है, आईएएफ के पास अभी जो स्क्वाड्रंस हैं ये हैं गिनती के 30, जो बहुत कम है। ये हम लोग कम से कम पिछले 7-8 साल से सुन रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास जितने फाइटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए उतने नहीं हैं। जो हैं भी तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, मिग 21 गिरते रहते हैं हमारे, कई हमने हमारे होनहार पायलट्स खो दिए बस इसलिए क्योंकि हमारी एयरफोर्स प्रॉपरली अपग्रेडेड थी नहीं। तो आईएएफ के चीफ ये कह रहे हैं कि मिनिमम 40 की रिक्वायरमेंट है, स्क्वाड्रन है 30। अब तुम कह रहे हो कि रीजन के हिसाब से थिएटर कमांड बना दो, तो ऑलरेडी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम एयर रिफ्यूलर्स हैं, जो हमारे पास AWACs हैं, स्क्वाड्रंस हैं, ये संभाल नहीं पाएंगे इसको। अभी के लिए जो हमारा कमांड सिस्टम है वो ठीक है, वो बने रहने दो, धीरे धीरे इन द फ्यूचर और चेंजेस लाएंगे। या फिर अगर थिएटर कमांड बनाने भी हैं तो उसमें ये करो कि आईएएफ चीफ के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगी। मगर सीडीएस इस बात को लेकर मान नहीं रहे। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 थिएटर कमांड बनेंगे, उसमें से 2 आर्मी हैवी होंगे और वहाँ पे आईएएफ एक सपोर्टिंग रोल निभाएगा आर्मी का। तो आईएएफ को डर थोड़ा सा ये भी है कि इनकी जो एक इंडिविजुअलिटी है, कि जो अलग से ये फोर्स है, ये बात थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ऑलमोस्ट आर्मी का ही एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। और सीडीएस ने भी यही कहा है कि आईएएफ है ही एक सपोर्ट सिस्टम, वेरास आईएएफ के चीफ ने कहा कि नहीं, हमारी अलग से भी काफ़ी नीड होती है, इस टाइप की इंटीग्रेशन के लिए हम अभी रेडी नहीं है। तो ये अभी के लिए इशू है। नाउ आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों जो यहाँ पर पक्ष हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन एयरफोर्स के चीफ, दोनों अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि देश के हित के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। और मेरे हिसाब से
इवन दो ये पब्लिकली ये बात सामने आ रही है, ये बात सैड है, मगर ऐसा डिबेट अगर होता है अच्छी बात है। कुछ हद तक मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट कोई यहाँ पर डरता नहीं है, शर्माता नहीं है अपने ओपिनियन से। दोनों साइड्स अपने व्यू पॉइंट सामने रख रही है और आई एम श्योर इन दी एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेशन हम करेंगे। थिएटर कमांड बनाए जाएंगे जहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स नॉर्थ की साइड प्रॉपरली मिल के काम करेंगी। और जो ये थिएटर कमांड है ये वैसे बन के तैयार हो जाएंगे 2023 की शुरुआत तक। अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिपेंडेंस डे में 2 थिएटर कमांड ये अनाउंस कर दें। एक तो होगा इंडियन एयरफोर्स का थिएटर कमांड पूरा, एक नेवी का थिएटर कमांड। बाकी जो अगले 2 थिएटर कमांड बनाने हैं उस पर हो सकता है कि थोड़ा सा और विचार वगैरह हो, मगर इवेंचुअली इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आई एम श्योर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ जाएगी। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। बॉर्डर फिल्म का आपको डायलॉग याद होगा। इन दी एंड जैकी श्रॉफ और सनी देओल ने आपस में एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया था और आई एम श्योर यहाँ पर भी यही होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर unacademy की ऐप डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। IIT, JEE, CDS कोर्सेज, एनी कोर्स कैन बी परचेज फ्रॉम हेयर। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल UPSC पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 महीने का आपको पड़ेगा 4125 का। मगर आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास लग्जरी है कि अभी 2 साल के लिए आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो 24 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको कॉस्ट करेगा 3000 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और 2700 रुपये पर मंथ पे करके आप अनअकैडमी के लाइव लेक्चर्स के साथ फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कहीं भी तैयारी कर पाएंगे UPSC प्रीलिम्स और मेंस की। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.